स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम ये देखने वाले हैं, ये स्टडी करने वाले हैं कि इससे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप सबने पढ़ रखी है। उसके अनुसार एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। बट इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि इस थ्योरी के बाद एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उससे छोटे और कई पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं। एटम उनसे बना हुआ है। ये बात अलग है कि एटम इंडिपेंडेंटली रह सकता है, वो पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते जैसे एटम रहता है। तो वो उन पार्टिकल्स को कैसे डिस्कवर किया गया, कैसे उनका पता चला और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिससे क्या इंडिकेशंस मिली, हाउ डिड वी रीच फाइनली अप टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, वो सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर से इसलिए थोड़ा सा वाकिफ थे कि जैसे एबोनाइट छड़ को रगड़ने से उस पर चार्जेस जनरेट हो जाते थे, या फिर फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस किया सब्सटेंसेस का। इलेक्ट्रोलिसिस से हमें इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर का आइडिया मिलता है। तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या की तरफ हम पहली बार थोड़ा हिंट मिला, वो एक्सपेरिमेंट था विलियम क्रुक का। विलियम क्रुक जो था, मतलब फाइनली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विलियम क्रुक का काम नहीं है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट था जिससे थोड़ा इस डायरेक्शन में शुरुआत हुई थी। विलियम क्रुक्स जो था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब्स, इनको क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली, लगभग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स, ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट लगा दी गई। नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे। और ये प्लेट, ये ट्यूब है, ट्यूब में यहाँ पे ये आउटलेट है, यहाँ से इसमें जो ट्यूब में जो गैस होगी वो बढ़ाई या कम की जा सकती है इस आउटलेट के थ्रू। अगर गैस की मात्रा बढ़ानी है तो यहाँ से गैस अंदर फीड करने, अगर निकालनी है तो उसको यहाँ वैक्यूम पंप से इस आउटलेट को कनेक्ट किया होता है, उसके थ्रू वैक्यूम पंप जो है वो गैस को सक कर लेगा और गैस की मात्रा यहाँ पे कम हो जाएगी। मतलब गैस का प्रेशर कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, जैसी जरूरत हो। तो विलियम क्रुक ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया, गैस पहले कोई ली और उसमें यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की। लगभग 10,000 वोल्ट, बहुत हाई वोल्टेज होती है, ये भी अप्लाई की, तो भी गैस वॉज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, इवन एट 10,000 वोल्ट नो करंट फ्लू। पहली बात, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसने क्या किया, उसने प्रेशर को रिड्यूस किया, यहां से गैस निकाल दी काफी ज्यादा, और प्रेशर कितना कर दिया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक। प्रेशर काफी ज्यादा कम कर दिया यहां से, और
जब प्रेशर रिड्यूस किया गैस का तो यहां से करंट फ्लो करने लग पड़ा और एक कलर्ड ग्लो जो था वो ऑब्जर्व किया गया। लेकिन वो कलर्ड ग्लो, वो कलर्ड चमक जो थी वो डिपेंड करती थी कि आपने कौन सी गैस इसके अंदर भर रखी है। वो चमक सी गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती थी। डिफरेंट गैसेस अलग अलग कलर की चमक देने लगी और करंट यहां से फ्लो होने लगा। तो हम ये कह देते हैं कि इतने पे करंट पास्ट। फिर उसके बाद उसने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे लेके गया। वो इस चीज को उसने क्या किया, अब की बार उसने जो ट्यूब ली उसमें कैथोड तो जैसा था पहले वैसा ही लिया। अब की बार उसने एनोड परफोरेटेड क्या होता है, छेद वाला, जिसमें बीच में होल्स से, ऐसा एनोड ले लिया। अब और उसने जो था प्रेशर तो रिड्यूस किया हुआ था, प्रेशर उसने और ज्यादा रिड्यूस कर, तो और साथ ही उसने क्या किया, यहां पे एनोड के पीछे ये जो ग्लास ट्यूब थी इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की और प्रेशर उसने 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस कर दिया और कम कर दिया। जब इतना कम कर दिया प्रेशर, तो यहां वाली चमक जो बीच में पहले 10⁻⁻² पे यहां पे इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो चमक दिख रही थी वो तो बंद हो गई। बट अब की बार क्या हुआ, ये जो एनोड के बैक साइड में जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी, यहां पे ग्रीनिश ग्लो, एक ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड, इसके ऊपर जब कोई चीज जो कि यहां से निकल रही होगी वो स्ट्राइक की तो यहां पे हरी सी एक चमक जिसको फॉस्फोरेसेंस कहते हैं वो महसूस की गई। सो इन नटशेल क्या तीन बातें हुई। एक तो जब बड़ा हाई प्रेशर रखा गैस का, इवन 10,000 वोल्टेज लगा के भी कोई करंट पास नहीं हुआ गैस में से। लेकिन जब प्रेशर ऑफ द गैस रिड्यूस किया गया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर तक, तब यहां से कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ को कुछ रेज जो थी वो महसूस हुई और यहां पे एक चमक सी महसूस हुई। और जब प्रेशर को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक और यहां पे छेद वाला एनोड लिया गया, तो ये महसूस किया गया कि यहाँ पे एनोड के बैक साइड में ट्यूब के ऊपर जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी वहां पे ग्रीनिश सा ग्लो, फॉस्फोरेसेंस महसूस की गई, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि कोई चीज इधर से आके, कैथोड की तरफ से आके एनोड, छेद वाले एनोड में से गुजर के, पहले एनोड छेद वाला नहीं था तो ऐसा नहीं हो रहा था, अब छेद वाला एनोड लिया तो यहां पे वो कोई पार्टिकल्स हैं जो जिंक सल्फाइड पे टकरा के फॉस्फोरेसेंस दे रहे हैं। इसका मतलब इधर से कोई पार्टिकल्स या कोई चीज आ रही है जो यहां पे स्ट्राइक करती है। अब इसके बाद जे थॉमसन ने इन चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया। जे थॉमसन वाज ए साइंटिस्ट। जे थॉमसन ने कैथोड रेज पे स्टडी की, तो उसने बहुत सी चीजें इनकी प्रॉपर्टीज से हमें बताई। तो उसने पहली बात जो स्टडी की, कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। कैथोड रेज कहां से पैदा हुई, कहां से स्टार्ट हुई, कैथोड से, ये तो हम देख ही रहे थे। एंड मूव टूवर्ड्स, और कहां जाती हैं, एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं, जाती हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से वो कैथोड से पैदा हुई और एनोड की तरफ भागती हुई चली गई। दूसरी बात, ये रेज अपने आप तो इनविजिबल हैं, हमें वैसे नहीं दिखती, लेकिन जब इनका बिहेवियर जो है वो किसी मटेरियल
अगर वो फ्लोरेसेंट है या फॉस्फोरेसेंट है। जैसे यहां पे हमने जिंक सल्फाइड का यूज किया था, तो उसके साथ स्ट्राइक करके ये क्या देती हैं, उसको ग्लो देती हैं, चमक देती हैं। मतलब खुद अपने आप इनविजिबल हैं, लेकिन इनको कैसे महसूस किया जा सकता है, किसी फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करके उसको ये ग्लो देंगी। तो ठीक वैसा जैसे टेलीविजन पिक्चर में क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब बेसिकली कैथोड रे ट्यूब ही है, जिसमें पिक्चर इसलिए दिखाई देती है क्योंकि फ्लोरेसेंस होती है उसमें। स्क्रीन जो होती है टीवी की, वो कोट की गई होती है एक खास तरह के मटेरियल के साथ, और उस पर जब कोई रेज स्ट्राइक करती हैं तो वो पिक्चर प्रोड्यूस करती हैं। ठीक वैसा ही यहां पे हो रहा था, जब ये कैथोड रेज इसके ट्यूब की बैक साइड में जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक कर रही थी, तो यहाँ पे ग्लो पैदा कर रही थी, जिससे हमें पता लग रहा था कि कोई पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। वो पार्टिकल खुद हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन स्ट्राइक करने पे उसका पता लग रहा था कि नहीं, देयर इज समथिंग। सो दूसरी बात ये थी। तीसरी बात क्या, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, जैसे कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं और इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगा रखी है, तो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे लाइट बिल्कुल सीधी चलती है, वैसे ही कैथोड रेज भी बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं। लेकिन जब इन रेज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में, किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया, तो ऐसे अगर रे जा रही थी और इधर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड का पॉजिटिव और इधर नेगेटिव फील्ड लगा दी, तो रे जो थी वो इस तरफ को मुड़ गई। मुड़ने को कहेंगे इन इलेक्ट्रिकल फील्ड गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब कैथोड रे को डाला गया, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के पॉजिटिव पार्ट की तरफ मुड़ गई। डिफ्लेक्ट मीन्स मुड़ी। और कोई चीज पॉजिटिव फील्ड की तरफ अगर मुड़ रही है, झुक रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस पे खुद पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस चीज का ये इंडिकेशन या ये मतलब निकाला जाना चाहिए। फिर इन रेज को इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया। मैग्नेटिक फील्ड में से भी जब इन रेज को गुजारा गया, तो देयर बिहेवियर, इनका बिहेवियर ठीक वैसा था, वॉज लाइक that of a negatively charged particle। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी उस डायरेक्शन को मुड़ी जिस डायरेक्शन को कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मुड़ता। ऐसा ही इन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में से गुजारने पर किया था। और उसके बाद जो था, वो छठी बात जो थी वो थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कैथोड रेज किस पे डिपेंड नहीं करते थे, दे डिड नॉट डिपेंड अपॉन नंबर 1 मटेरियल ऑफ कैथोड, जहां से वो पैदा हुई, उस इलेक्ट्रोड के मटेरियल के अनुसार इनकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी कि आपने अलग अलग मटेरियल का कैथोड यूज किया और जी
वो अलग तरह के इनका बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स आए हों, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, इनके कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं किए। आपने डिफरेंट गैसेस यूज की हों तो भी इनके ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने पढ़े ये ऐसे ही पाए गए। मतलब इन दो बातों का मतलब ये है कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे एक गैस में हैं वैसे ही बाकी गैसेस से जनरेट होते हैं। तो हम इनको कह सकते हैं कि इनके दे आर यूनिवर्सल पार्टिकल्स, दे आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ मटेरियल जो हर गैस से एक ही जैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके सिवाय ये भी कंक्लूड किया गया कि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। स्ट्रेट लाइन में तो चलते ही हैं, शेडो क्रिएट करेंगे स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो, बाकी किसी गैस में से जब इनको गुजारा गया तो वहां पे उसकी आयनाइजेशन कर देते थे। वो भी इसके फीचर्स थे, लेकिन मेजर फीचर्स जो थे वो ये थे। और अब तक हमें ये पता लग गया कि कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से बनी है, जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, और जिसको हम कैसे लिखते हैं, छोटा ई करके, ऐसे स्मॉल ई करके लिखते हैं। अब इसके बाद जे थॉमसन ने ये सारी चीजें भी स्टडी की। जे थॉमसन ने ही अगले दो मेजर काम जो होने थे इस पे वो किए। सबसे पहले उसने इसकी चार्ज टू मास रेशो यानी कि E/m रेशो कहते हैं कि इस पे कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय इसका मास, वो एक एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया। तो E/m रेशो इसकी आई 1.76 इंटू 10⁸ कूलॉम पर ग्राम। चार्ज के लिए कूलॉम और मास के लिए ग्राम, इसलिए C पर G, कूलॉम के लिए C लिखा गया है। इसकी चार्ज टू मास रेशो जो है वो आपको याद भी रखनी चाहिए, 1.76 इंटू 10⁸ कूलॉम्स पर ग्राम। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा जो मिल्किन्स एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किए गई था चीज, वो थी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो मिल्किन्स एक्सपेरिमेंट से वो फाइंड आउट किया गया था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। दिस वॉज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज फाउंड ऑन एनी पार्टिकल, और इसको वैसे 4.803 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कह देते हैं। आप ऐसे भी याद रखें, कूलॉम्स में भी याद रखें तो भी ठीक है। और बिकॉज 1.6 इंटू 602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है किसी चीज पे जो पाया गया है, तो इसको हम कायदे से 1 यूनिट चार्ज भी कह देते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज इतनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज पाया गया था, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या कहते हैं, -1 मतलब -1 यूनिट चार्ज। इतनी मात्रा में किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। हमें क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम नेगेटिव चार्ज पाया गया था, और इतने चार्ज को हम 1 यूनिट कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलॉम्स में भी एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। अब क्योंकि हमें E/m
का तो मालूम था कि वो 1.76 इंटू 10⁸ कूलॉम पर ग्राम है। चार्ज टू मास रेशो तो हमें मालूम थी। अब इसमें से हमें E की वैल्यू पता लग गई है। E की वैल्यू कितनी है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और M की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम कैसे निकाल लेते? M को इस तरफ ले आए, मास को इधर ले आए, और ये बच जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10⁸ कूलॉम पर ग्राम। अब कूलॉम कूलॉम कट गया, ग्राम ऊपर चला जाएगा, एंड हमारे पास ये कट कर के 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये क्या आया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फाइनली इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक, मतलब एटम का छोटा, एटम्स के अंदर पाया जाने वाला छोटा पार्टिकल whose mass is 9.11 into 10⁻⁻28 ग्राम, या इसको आप लिख सकते हैं 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको आपने 1000 से डिवाइड कर दिया ग्राम को, तो kg में आ गया। एंड हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ब्रैकेट में ये लिखना बेहद जरूरी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। 1 यूनिट आप ना भी लिखें आप, लेकिन कूलॉम्स जरूर लिखें। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1/1837 of the mass of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अपेक्षा ये इतना हल्का होता है। हाइड्रोजन के भार को 1837 से भाग दे दें तो इलेक्ट्रॉन के जितना भारी पार्टिकल बनता है। थैंक यू।